अगली शाम ठीक 7:30 बजे मिष्टी के कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड वार छिड़ गया हो। पूरे बेड पर कपड़े, मेकअप ब्रश और ज्वेलरी बिखरी पड़ी थी। रिया बेड के कोने पर बैठी अपना सिर पकड़े हुए थी। मिष्टी, तू पक्का श्योर है कि तू ये पहनने वाली है? रिया ने उस ड्रेस को घूरते हुए कहा। मेरा मतलब है, ये ड्रेस कयामत है, पर तू तो वहाँ बेइज्जती करवाने जा रही थी ना, तो तू इतनी हॉट क्यों लग रही है? मिष्टी ड्रेसिंग टेबल के बड़े से शीशे के सामने खड़ी अपनी रेड वाइन कलर की डार्क लिपस्टिक सेट कर रही थी। उसने एक बेहद स्टनिंग जेट ब्लैक कलर का सैटिन और वेलवेट मिक्स गाउन पहना हुआ था। गाउन का नेकलाइन काफ़ी डीप और शार्प था और उसमें एक डेंजरस थाई हाई स्लिट था। इस बैकलेस गाउन में मिष्टी के राइट शोल्डर ब्लेड के ठीक नीचे बना हुआ एक छोटा सा इंट्रिकेट डैगर का टैटू साफ दिख रहा था, जो उसकी स्किन पर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने बालों को हल्के बेबी कट्स में खुला छोड़ा था और आंखों में डार्क स्मोकी मेकअप किया था। वो सचमुच किसी डार्क फैंटेसी नोवेल की माफिया क्वीन या डेथ प्रिंसेस जैसी लग रही थी। बेइज्जती मुझे उसकी फैमिली की नज़रों में अपनी करवानी है, रिया अपने फैशन सेंस की नहीं, मिष्टी ने परफ्यूम स्प्रे करते हुए कहा। और वैसे भी उस वॉकिंग फ्रीजर ने कल क्या कहा था, मेरे स्टैंडर्ड मैच करने होंगे। आज मैं उसे बताऊंगी कि मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए उसे अपनी पूरी जायदाद बेचनी पड़ेगी। मैं वहां उस पार्टी में इतनी ओवर द टॉप लगूंगी कि उसके वो बोरिंग हाई क्लास मेहमान मुझे देखकर ही बेहोश हो जाएंगे, और फिर मैं करूंगी अपना असली ड्रामा। ठीक 8 बजे मिष्टी के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज फ्लैश हुआ। नीचे आओ। ये इंसान टाइप भी ऐसे करता है जैसे इसके वर्ड्स पर भी टेक्स्ट लगता हो। मिष्टी ने फ़ोन पर्स में डाला और अपनी सिल्वर ट्रैप वाली हाई हील्स पहनकर नीचे की तरफ चल दी। जैसे ही मिष्टी अपनी बिल्डिंग के नीचे पहुंची, उसका सामना एक विशाल चमचमाती जैक ब्लैक रोल्स रॉयल फैंटम से हुआ। लेकिन उस करोड़ों की गाड़ी से भी ज़्यादा खतरनाक और ध्यान खींचने वाली चीज़ वो इंसान था जो उस गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। अथर्व सिंह। उसने ऑल ब्लैक इटालियन एक सीडो पहना था, ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट और गले में एक खुली हुई सिल्की बो टाई। उसके बाल हमेशा की तरह एकदम स्लीक और परफेक्ट सेट थे। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और उस हल्की पीली स्ट्रीट लाइट में उसकी शार्प जो लाइन किसी ब्लेड की तरह चमक रही थी। मिष्टी की हील्स की टक टक आवाज़ सुनकर अथर्व ने अपना सिर उठाया। एक सेकेंड, सिर्फ एक माइक्रो सेकेंड के लिए अथर्व की वो डार्क समंदर जैसी आंखें मिष्टी को देखकर ठिठक गई। उसकी नज़र मिष्टी के उन स्मोकी आंखों, रेड लिप्स और उस ब्लैक गाउन के स्लिट से होते हुए वापस उसके चेहरे पर आई। उस एक पल के लिए अथर्व के चेहरे का वो कोल्ड एक्सप्रेशन टूटता हुआ लगा, जैसे वो खुद इस लाउड स्पीकर को इस डेंजरस और बोल्ड अवतार में देखकर शॉक हो गया हो। लेकिन अथर्व सिंह को अपने इमोशन छुपाने में मास्टरी हासिल थी। अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर वापस वही रूखी और आई डोंट केयर वाली स्मीर कोड ली। वो अपनी जेब में हाथ डाले मिष्टी की तरफ पूरी तरह से घुमा, किसी के फ्यूनरल में जा रही हो। अथर्व ने मिष्टी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी हस्की और ठंडी आवाज़ में पूछा। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी हवा में उठाई और एकदम पास जाकर खड़ी हो गई। हाँ, तुम्हारे ईगो के और तुम्हारे दादाजी की उन उम्मीदों के फ्यूनरल में जो उन्होंने मुझसे लगा रखी है। क्यों, क्या हुआ मिस्टर माफिया? ब्लैक कलर देखकर तुम्हारी आंखों में चमक क्यों आ गई? क्या तुम्हें लगा था कि मैं किसी तोते की तरह नियॉन ग्रीन कलर का लहंगा पहन कर आऊँगी? अथर्व थोड़ा आगे झुका। उसकी परफ्यूम की वो हैवी डार्क और इंटेंस खुशबू मिष्टी की सांसों में घुलने लगी। तुम जो चाहे पहन लो लाउड स्पीकर, अथर्व ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाते हुए कहा, जिससे मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन आज रात तुम मेरे रूल्स पर चलोगी। अगर तुमने मेरे कहे बिना कोई भी फालतू की हरकत की तो कल सुबह तुम्हें उस मेंशंस की जगह सिर्फ एक खाली मैदान मिलेगा। डोंट वरी, जो तमाशा मैं करने वाली हूँ वो तुम्हारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाने के लिए ही है। मिष्टी ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा और खुद जाकर कार का पिछला दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलना सीख लो
वरना किसी दिन तुम्हारी ये रोलेक्स वाली अकड़ कोई और निकाल देगा। अथर्व ने अपनी स्मीर और गहरी की और गाड़ी में दूसरी तरफ से बैठ गया। कार का सफ़र एकदम शांत और घुटन भरा था। मिष्टी जानबूझकर खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसे अपने बगल में बैठे उस इंसान की पावरफुल और डेंजरस प्रेजेंस बहुत बुरी तरह फील हो रही थी। वो कार के अंदर की हवा तक को कंट्रोल कर रहा था। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के सबसे लग्जरी सिंह पैलेस होटल के ग्रैंड एंट्रेंस पर जाकर रुकी। वहाँ का नज़ारा देखकर मिष्टी की आंखें सच में थोड़ी चौड़ी हो गई। रेड कारपेट बिछा हुआ था। मीडिया के कैमरे, फ्लैश लाइट्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड सेलेब्स और राजनेता वहाँ मौजूद थे। ड्राइवर ने भागकर अथर्व की तरफ का दरवाज़ा खोला। अथर्व बाहर निकला और मीडिया के कैमरे पागलों की तरफ फ्लैश होने लगे। फिर अथर्व घूमकर दूसरी तरफ आया और मिष्टी का दरवाज़ा खोला। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। मिष्टी ने उसे घूरा। मैं खुद चल सकती हूँ, मेरे पैरों में पहिए नहीं लगे हैं, हाथ पकड़ो। अथर्व ने दांत पीसते हुए बिना अपनी वो डार्क अट्रैक्टिव स्माइल हटाए कैमरे वालों के सामने फुसफुसाया। मीडिया देख रही है। अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो मैं तुम्हें यहीं कंधे पर उठाकर अंदर ले जाऊंगा। चॉइस तुम्हारी है। मिष्टी जानती थी कि यह पागल इंसान सच में ऐसा कर सकता है। उसने गुस्से में अपना हाथ अथर्व के बड़े और गर्म हाथ में दे दिया। जैसे ही उन दोनों की स्किन टच हुई, मिष्टी को लगा जैसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। अथर्व ने उसके हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींचते हुए रेड कारपेट पर ले आया। वे दोनों एक साथ उस ब्लैक आउटफिट में इतने पावरफुल और हॉट लग रहे थे कि मीडिया वालों की तो जैसे लॉटरी लग गई थी। हर कोई हैरान था कि रोबोटिक और कोल्ड अथर्व सिंह के साथ ये मिष्टी गर्ल कौन है जो इतनी बेबाकी से चल रही है। होटल का क्रिस्टल वॉल रूम किसी महल से कम नहीं था। हजारों क्रिस्टल से बना झूमर, लाइव क्लासिकल म्यूजिक और शैंपेन के ग्लास लिए हुए शहर के सबसे रईस लोग। जैसे ही अथर्व और मिष्टी ने अंदर एंट्री ली, पूरे हॉल में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया। सबकी नज़रें उस दरवाजे पर टिक गई। मिष्टी के पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर एक फेक और बहुत बड़ी सी स्माइल चिपका ली। अब देखना तुम, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, मिष्टी ने धीरे से अथर्व को कोहनी मारते हुए कहा। तभी सामने से शहर के कुछ जाने माने और स्नोबी टाइप के बिजनेस टाइकून अपनी पत्नियों और बेटियों के साथ उनकी तरफ आने लगे। उनमें से एक लड़की थी नताशा, एक सुपर मॉडल जो पिछले 2 सालों से अथर्व से शादी करने के सपने देख रही थी। नताशा ने एक बेहद चमकीली सिल्वर ड्रेस पहनी थी। वो अथर्व को मिष्टी के साथ देकर अंदर ही अंदर जल भून चुकी थी। अथर्व डार्लिंग, नताशा ने अपनी ओवर एक्टिंग वाली आवाज़ में कहा और अथर्व को हक करने के लिए आगे बढ़ी। अथर्व ने बहुत ही चालाकी से सिर्फ एक कदम पीछे लिया और नताशा सिर्फ हवा में ही हक करके रह गई। हेलो नताशा, अथर्व ने अपनी पत्थर जैसी आवाज़ में कहा। नताशा ने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए मिष्टी को ऊपर से नीचे तक एक बहुत ही जंगीन नज़र से देखा। और ये कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी किसी भी ये लिस्टर पार्टी में नहीं देखा। क्या यह तुम्हारी कोई नई PR असिस्टेंट है? नताशा ने एक फेक हंसी हंसते हुए पूछा। मिष्टी जो अभी तक शांत थी, उसके अंदर का लाउड स्पीकर तुरंत एक्टिवेट हो गया। अथर्व ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ हल्का सा दबाया, लेकिन मिष्टी कहाँ रुकने वाली थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। ओह हेलो सिल्वर फॉयल, मिष्टी ने एक बहुत ही मीठी लेकिन खतरनाक स्माइल के साथ नताशा को देखते हुए कहा। नताशा का मुंह खुला रह गया। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे क्या कहा? मिष्टी ने पास से गुजर रहे एक वेटर की ट्रे से शैंपेन का एक गिलास उठाया और उसे नताशा के सामने चीयर्स करने के पोज में हवा में उठाया। सिल्वर फॉयल, जिस तरह से तुम इस एल्युमिनियम फॉयल जैसी ड्रेस में लिपटी हुई हो, मुझे लगा शायद तुम पार्टी का बचा हुआ खाना पैक करने आई हो। मिष्टी ने इतनी ज़ोर से कहा कि आसपास खड़े 4-5 हाई क्लास लोग एकदम से पलट कर देखने लगे। अथर्व की आंखें हल्की सी बड़ी हुई। वो मिष्टी को घूर रहा था, लेकिन मिष्टी फुल फॉर्म में थी। उसे तो तमाशा करना ही था। नताशा का चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो गया। हाउ डियर यू, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ?
और तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अथर्व के पैसों के पीछे भागकर यहाँ आ तो जाती है, लेकिन तुम्हें क्लास और एटिकेट्स के स्पेलिंग भी नहीं आती। मिष्टी जोर से हंसी। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज गई। मुझे एटिकेट सिखाने से पहले अपने इस फेक एक्सेंट को ठीक करो डार्लिंग। तुम पैदा भटिंडा में हुई हो और बात ऐसे कर रही हो जैसे बकिंघम पैलेस से अभी फ्लाइट लेकर आई हो। और जहाँ तक रही बात अथर्व के पैसों के पीछे भागने की, मिष्टी ने अचानक मुड़कर अथर्व के कोट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। अथर्व इस सडन मूवमेंट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो मिष्टी के बिल्कुल करीब आ गया। मिष्टी ने अपनी आंखें अथर्व की उन खतरनाक डार्क आंखों में डाल दी, लेकिन वो बोल नताशा और बाकी लोगों के लिए रही थी। मुझे इस वॉकिंग फ्रीजर के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये महाशय मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। कल रात इन्होंने मेरी एक बहुत ज़रूरी बिजनेस डील सिर्फ इसीलिए कैंसिल करवा दी क्योंकि मैंने इन्हें भाव नहीं दिया था, और आज ये मुझे ब्लैकमेल करके अपनी डेट बना कर लाए हैं ताकि ये तुम जैसे बोरिंग लोगों को दिखा सके कि इनकी लाइफ में कोई तो है। पूरे हॉल में जैसे बम फट गया हो। बड़े बड़े रईस लोगों के मुंह से ओह माय गॉड और गैसप की आवाज़ें आने लगी। मीडिया वालों ने तो अपने कैमरे इसी ड्रामे की तरफ घुमा लिए थे। नताशा तो शर्म और शौक से वहीं जम गई थी। मिष्टी ने अथर्व का कॉलर छोड़ा और उसके चौड़े सीने पर अपना हाथ मारते हुए थोड़ा पीछे हटी। तो अगर तुम्हें ये इंसान चाहिए नताशा, तो प्लीज़ इसे ले जाओ। मैं इसे फ्री में OLX पर बेचने को तैयार हूँ, बल्कि साथ में कैशबैक भी दूंगी, क्योंकि इस इंसान के साथ 1 घंटा बिताना मतलब अपनी लाइफ के 10 साल कम करना है। मिष्टी ने गहरी सांस ली। उसका मिशन पूरा हो चुका था। उसने सबके सामने अथर्व सिंह की वो बेइज्जती की थी जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने मुड़कर भीड़ के बीच में खड़े दादाजी प्रताप सिंह की तरफ देखा, जो अपनी छड़ी के सहारे खड़े ये सब देख रहे थे। मिष्टी को लगा अब तो पक्का दादाजी उसे घर से बाहर फेंकवा देंगे और अथर्व को उससे दूर रहने का ऑर्डर दे देंगे। वो अथर्व की तरह पलटी, ये उम्मीद करते हुए कि वो गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा या उसे वहाँ से धक्के मार कर निकाल देगा, लेकिन मिष्टी का दिल 1 सेकेंड के लिए रुक गया। अथर्व को गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि इतने सारे लोगों, मीडिया और नताशा के सामने अपनी बेइज्जती होने के बावजूद अथर्व अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर से वो कोल्ड माफिया वाला एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो चुका था, और सबसे खौफनाक बात, अथर्व मुस्कुरा रहा था। वो कोई फेक सा सार्केस्टिक स्मिर्क नहीं थी, वो एक असली गहरी और बेहद अट्रैक्टिव मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए मिष्टी को वैसे देखा जैसे कोई इंसान अपनी सबसे फेवरेट चीज़ को देख रहा हो। कैशबैक? अथर्व की वो हस्की डार्क और डीप आवाज़ उस सन्नाटे में गूंजी। तुम मुझे OLX पर बेचने के लिए कैशबैक दे रही हो? अथर्व अचानक ज़ोर से हंस पड़ा। वो हंसी इतनी प्योर और हैवी थी कि मिष्टी तो क्या, वहाँ खड़ा हर एक इंसान शौक में चला गया। खुद अथर्व की फैमिली ने उसे पिछले 5 सालों से इस तरह खुलकर हंसते हुए नहीं देखा था। मिष्टी का पूरा प्लान बैकफायर कर गया था। ये इंसान हंस क्यों रहा है? क्या इसका सॉफ्टवेयर सच में क्रैश हो गया है? मिष्टी के पसीने छूटने लगे। अथर्व ने अपनी हंसी कंट्रोल की, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी बरकरार थी। वो 1 कदम आगे बढ़ा और उसने मिष्टी के उस हाथ को पकड़ लिया जिससे वो शैंपेन का ग्लास पकड़े हुए थी। उसने बहुत ही आराम से वो ग्लास मिष्टी के हाथ से लिया और उसे पास रखे एक टेबल पर रख दिया। फिर अथर्व ने बिना किसी की परवाह किए मीडिया के कैमरों के सामने अपना एक हाथ मिष्टी के कमर पर रखा और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। मिष्टी की कमर उसके हार्ड और मस्कुलर सीने से जा टकराई। तमाशा बहुत अच्छा था। लाउड स्पीकर। अथर्व ने मिष्टी के कानों के पास अपना चेहरा लाते हुए फुसफुसाया। उसकी गर्म सांसें मिष्टी की गर्दन पर पड़ रही थी। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। तुमने मुझे दुनिया के सामने अपना बना लिया। मिष्टी की आंखें फटी की फटी रह गई। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं तो बस अपना प्रॉफिट देख रहा हूँ। अथर्व ने थोड़ा पीछे हटते हुए लेकिन मिष्टी की कमर पर अपनी ग्रिप और टाइट करते हुए कहा। उसने भीड़ की तरफ देखा
और अपनी भारी अथॉरिटी वाली आवाज़ में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है आपको मेरी मंगेतर से मिलने का मौका मिल गया है। ये थोड़ी मुफ्त है और इन्हें मेरे पैसे नहीं बल्कि मुझे परेशान करने में मज़ा आता है और मुझे इनकी यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मीडिया वाले फ्लैश चमकाने लगे। नताशा लगभग रोते हुए वहां से भाग गई और भीड़ के पीछे खड़े दादाजी प्रताप सिंह के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी विजयी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और धीरे से बोले, यही तो चाहिए था मुझे। मिष्टी अथर्व की बाहों में लॉक थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। जो दाव उसने अथर्व को फंसाने के लिए चला था, उसी दाव से अथर्व ने उसे अपनी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर लिया था। मंगेतर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिष्टी ने दांत पीसते हुए स्माइल करते हुए उसे कोहनी मारने की कोशिश की। अथर्व ने उसकी कमर को और कस लिया, जिससे उन दोनों के बीच 1 इंच का भी फासला नहीं बचा। हिम्मत तो तुमने की है मिष्टी। अथर्व ने पहली बार उसका नाम लिया था। उसकी आवाज़ में वो माफिया वाला डोमिनेशन और एक अजीब सा पोजीशन था। तुमने इस वॉकिंग फ्रीजर की आग को छेड़ दिया है। अब इस आग से तुम खुद को कैसे बचाती हो, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। मिष्टी को अब जाकर एहसास हुआ कि उसने जिस माफिया बॉस से पंगा लिया था, वो सिर्फ देखने में डेंजरस नहीं था, बल्कि उसका दिमाग किसी चेस मास्टर से भी ज़्यादा तेज था। और मिष्टी अब उसकी क्वीन बन चुकी थी। स्माइल करो लाउड स्पीकर। कल सुबह के न्यूज़पेपर्स में तुम्हारी शक्ल खराब नहीं आनी चाहिए। अथर्व ने कैमरे के सामने अपनी वो किलर कॉन्फिडेंट स्माइल बरकरार रखते हुए मिष्टी के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन मिष्टी के अंदर इस वक्त कोई ज्वालामुखी फटने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से इतनी बड़ी हो गई थी कि लग रहा था अभी बाहर ही गिर जाएंगी। वो अथर्व की बाहों में जकड़ी हुई थी और वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मिष्टी हिल भी नहीं पा रही थी। मंगेतर, इसने सबके सामने मुझे अपनी मंगेतर बोल दिया। मेरा तमाशा मुझ पर ही बैक फायर कर गया। मिष्टी का दिमाग किसी क्रैश हो चुके कंप्यूटर की तरह एरर दिखा रहा था। उसने अथर्व के इटालियन लेदर शूज पर अपनी सिल्वर हाई हील पूरी ताकत से गड़ा दी। उसे लगा कि अब तो यह वॉकिंग फ्रीजर दर्द से चीखेगा, लेकिन अथर्व उसने पलक तक नहीं झपकाई, बस उसकी कमर पर रखी अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लिया, जिससे मिष्टी पूरी तरह उसके चौड़े सीने से चिपक गई। तुम्हारी ये सस्ती हिल्स मुझे दर्द नहीं दे सकती मिष्टी, और अगर तुमने एक और बार मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं यहीं इन सारे कैमरों के सामने तुम्हें किस कर लूँगा। चॉइस तुम्हारी है। अथर्व की आवाज़ में वो डेंजरस माफिया वाली चेतावनी थी जिसने मिष्टी के रोंगटे खड़े कर दिए। मिष्टी ने तुरंत अपनी हील हटा ली और दांत पीसते हुए एक बेहद नकली और खौफनाक से स्माइल कैमरों के तरफ पास की। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल करके जीत जाओगे? मिष्टी ने स्माइल करते हुए ही दांतों के बीच से कहा, मैं कभी हारता नहीं हूँ लाउड स्पीकर। अथर्व ने आराम से जवाब दिया और फिर मीडिया वालों की तरफ हाथ हिलाते हुए बोला, थैंक यू एवरीवन। अब हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। इतना कहकर अथर्व ने मिष्टी को अपनी बाहों में ही जकड़े हुए उस भीड़ से बाहर खींचना शुरू किया। मिष्टी भी चुपचाप उसके साथ चलने पर मजबूर थी, क्योंकि वो अब और तमाशा नहीं करना चाहती थी। अथर्व उसे उस ग्रैंड वॉल्यूम से निकालकर एक शांत, कम रोशनी वाले VIP कॉरिडोर में ले आया। जैसे ही वो लोग कैमरों की नज़रों से दूर हुए, मिष्टी ने पूरी ताकत से अथर्व को धक्का दिया और उससे अलग हो गई। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मिष्टी लगभग चीख पड़ी। उसका सीना गुस्से और तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहा था। मंगेतर? कौन मंगेतर? कैसी मंगेतर? मैंने तुमसे कहा था कि मैं ड्रामा करूंगी ताकि तुम्हारी फैमिली मुझे रिजेक्ट कर दे, और तुमने मुझे नेशनल टेलीविज़न पर अपनी मंगेतर डिक्लेयर कर दिया। अथर्व बहुत ही रिलैक्स तरीके से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी खुली हुई वो टाई को थोड़ा और ढीला किया और मिष्टी के उस तूफानी गुस्से को ऐसे एंजॉय करने लगा जैसे कोई थिएटर में मूवी देख रहा हो।
तुमने ही तो सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैंने तुम्हारा सूट कैंसिल करवाया और मैं तुम्हें ब्लैकमेल करके लाया हूँ। अथर्व ने बहुत ही कैजुअल टोन में कहा। मैंने तो बस तुम्हारी बातों को सच साबित कर दिया। आखिर लोगों को लगना चाहिए ना कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून एक लड़की के प्यार में इतना पागल है कि वो कुछ भी कर सकता है। मिष्टी ने अपने बाल झटके और अपना सिर पकड़ लिया। तुम इंसान हो या कोई चलता फिरता इविल माइंड? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? कल मेरी शक्ल पूरे शहर के न्यूज़ चैनलों पर होगी। मेरा करियर, मेरी शांति सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारी डील पूरी हो गई है। अथर्व ने अपनी जगह से सीधा होते हुए बहुत ही ठंडी और सीरियस आवाज़ में कहा, कल सुबह वो रॉयल हेरिटेज मेंशन तुम्हारे सूट के लिए तैयार मिलेगा। तुम्हारे बॉसेस और क्लाइंट्स खुश हो जाएंगे। अथर्व धीमे कदमों से चलकर मिष्टी के एकदम करीब आ गया। मिष्टी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी। अथर्व ने अपना एक हाथ मिष्टी के सिर के पास दीवार पर टिका दिया और अपनी वो डार्क खतरनाक नज़रें मिष्टी के चेहरे पर लॉक कर दी। डील पूरी हुई। लाउड स्पीकर। अथर्व की आवाज़ अब सिर्फ एक भारी फुसफुसाहट थी। मेंशन तुम्हारा हुआ, लेकिन अब तुम मेरी हो पूरी दुनिया की नज़रों में। मिष्टी की सांसें अटक गई। उस इंसान की आंखों में जो पागलपन और अधिकार था वो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था। लेकिन मिष्टी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ मिस्टर अथर्व सिंह। कल सुबह मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और सबको बता दूंगी कि यह एंगेजमेंट फेक है। मैं इस ड्रामे को अभी और इसी वक्त ख़त्म करूंगी। मिष्टी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए चैलेंज किया। अथर्व के चेहरे पर एक डार्क स्मीर उभर आई। उसने अपने चेहरे को मिष्टी के और करीब किया, इतना करीब कि उनके होठों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। कोशिश करके देख लो मिष्टी, अथर्व ने उसे चैलेंज देते हुए कहा। लेकिन एक बात याद रखना, सिंह परिवार में जो एक बार आ जाता है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाता। और तुम तो वैसे भी अब मेरी फेवरेट बन चुकी हो। गुड नाइट मंगेतर। अथर्व थोड़ा पीछे हटा, मिष्टी को एक आखिरी वो आई ऑन यू वाला लुक दिया और उस शांत कॉरिडोर में अपने भारी कदमों की आवाज़ छोड़ते हुए वापस पार्टी की तरफ चला गया। मिष्टी वहीं दीवार के सहारे खड़ी अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचती रह गई। मैं तुम्हें तुम्हारे इस चाल में जीतने नहीं दूंगी मिस्टर माफिया। देखती हूँ तुम मुझे कैसे अपनी मंगेतर बनाते हो। अगली सुबह शूटिंग सेट पर मिष्टी के लिए कल रात की नींद किसी बुरे सपने जैसी थी। लेकिन सुबह होते ही उसे अपनी सारी परेशानियां भूलकर काम पर लौटना पड़ा। अथर्व ने अपना वादा निभाया था। रॉयल हेरिटेज मेंशन पूरी तरह से मिष्टी की टीम के लिए खाली और तैयार था। इंटरनेशनल मॉडल्स आ चुके थे और शूट जोरों शोरों से चल रहा था। कबीर, मिष्टी का बॉस, इतना खुश था कि वो मिष्टी के पैर चूमने को तैयार था। मिष्टी, यू आर अ जीनियस। मुझे नहीं पता तुमने रातों रात ये जादू कैसे किया, लेकिन तुमने हमारी कंपनी बचा ली। मिष्टी ने बस एक सूखी सी स्माइल दी। उसे पता था कि इस जादू की कीमत उसने अपनी आज़ादी बेच कर चुकाई है। तभी सेट पर एक डिलीवरी बॉय आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा, कम से कम 100 फूलों वाला बुके था। लेकिन वो कोई नॉर्मल गुलाब नहीं थे। वो डार्क डीप रेड और ब्लैक गुलाबों का एक कस्टम मेड बुके था। मैम, मिष्टी डिजाइनर स्टूडियोज़ के लिए डिलीवरी, लड़के ने कहा। मिष्टी ने झिझकते हुए वो बुके लिया। उसके अंदर एक ब्लैक कलर का कार्ड था जिस पर सिल्वर इंक से लिखा था, हैप्पी शूटिंग मंगेतर। कोशिश करना कि ज़्यादा शोर ना मचाओ। यह मिष्टी का खून खौल गया। उसने वो कार्ड वहीं फाड़कर डस्टबिन में फेंका और बुके को साइड में रख दिया। साइको इंसान, इसे लगता है कि मैं इन डार्क वाइब्स वाले फूलों से इम्प्रेस हो जाऊंगी। मैं इसे दिखाती हूँ कि मिष्टी क्या चीज़ है। पूरे दिन मिष्टी ने पागलों की तरह काम किया।
उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था ताकि उसे दुनिया की कोई खबर ना मिले। वो चाहती थी कि कल रात का वो तमाशा बस एक बुरा सपना बनकर रह जाए। शाम को 7 बजे जब पैकअप हुआ तो मिष्टी थकान से चूर हो चुकी थी। वो बस अपने घर जाना चाहती थी, एक गर्म पानी का शावर लेना चाहती थी और अपने पजामे में बैठकर पिज़्ज़ा खाना चाहती थी। मिष्टी ने अपनी कार अपने बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में लगाई और भारी कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंची और उसने अपनी चाबी निकाली। हे भगवान, बस आज मम्मी पापा कल रात के ड्रामे पर लेक्चर ना दें। मैं उन्हें कह दूंगी कि वो सब सिर्फ शूट की लोकेशन लेने के लिए एक ट्रीट थी। मिष्टी ने मन ही मन खुद को तैयार किया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सरप्राइज! मिष्टी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर का हॉल फूलों और लाइटों से सजा हुआ था। सेंटर टेबल पर मिठाई के डब्बे खुले हुए थे। मम्मी ने अपनी सबसे अच्छी और महंगी सिल्की साड़ी पहनी हुई थी। पापा का चेहरा खुशी से टमाटर जैसा लाल हो रहा था और दादी सोफे पर बैठकर अपने हाथ में एक बड़ी सी थाली लिए हुए थी जिसमें आरती का सामान था। ये क्या हो रहा है? आज किसी का बर्थडे है क्या? मिष्टी ने डरते हुए पूछा। उसे इस अचानक मिली खुशी से बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही थी। मम्मी दौड़कर आई और उन्होंने मिष्टी को ज़ोर से गले लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तूने तो कमाल ही कर दिया। कल तक जो लड़की शादी के नाम से भाग रही थी, उसने सीधा शहर के सबसे बड़े और पावरफुल लड़के को फंसा लिया। फंसा लिया? क्या बोल रही हो मम्मी? मिष्टी ने मम्मी से अलग होते हुए कहा। पापा आगे आए और उन्होंने मिष्टी के सिर पर प्यार से हाथ रखा। बेटा, हमें तो लगा था कि उस दिन की बेइज्जती के बाद सी परिवार हमारा मुंह भी नहीं देखेगा, लेकिन तू तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली। तूने तो नेशनल टीवी पर उसे अपनी उंगलियों पर नचा दिया। दादी अपनी जगह से उठी और आरती की थाली लेकर मिष्टी के पास आई। बुरी नज़र वाले का मुंह काला। मेरी पोती शहर की सबसे अमीर बहू बनने वाली है। आ बेटा, मैं तेरी नज़र उतार दूं। मिष्टी का दिमाग अब पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो चुका था। वो अपना सिर पकड़कर पीछे हटी। 1 सेकेंड, स्टॉप। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने किसी को नहीं फंसाया है। वो सब एक फेक ड्रामा था। फेक ड्रामा? मम्मी ज़ोर से हंसी, जैसे मिष्टी ने कोई बहुत बड़ा जोक सुना दिया हो। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन मिष्टी के चेहरे के सामने कर दी। स्क्रीन पर एक न्यूज़ चैनल की क्लिप चल रही थी। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कैसे अथर्व मिष्टी को अपनी बाहों में जकड़े हुए है और वो दुनिया के सामने उसे अपनी मंगेतर डिक्लेयर कर रहा है। नीचे बड़े बड़े अक्षरों में ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अथर्व सिंह को मिली अपनी मिस्ट्री क्वीन। शहर के सबसे रईस बैचलर ने किया सरेआम अपने प्यार का इजहार। और तो और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। हैशटैग अथर्व की मिष्टी, हैशटैग माफिया किंग एंड हिज क्वीन, हैशटैग रॉयल एंगेजमेंट। ये क्या बकवास है? मिष्टी ने फ़ोन लगभग फेंकते हुए कहा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे वो लोकेशन चाहिए थी शूट के लिए। उसने मुझे ब्लैकमेल किया था वहाँ जाने के लिए। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही उस वॉकिंग फ्रीजर से। अरे अब नाटक बंद कर मिष्टी। पापा ने थोड़ा सख्ती लेकिन खुशी से कहा। जब प्यार किया तो डरना क्या? और वैसे भी आज दोपहर को प्रताप सिंह जी खुद हमारे ऑफिस आए थे। मिष्टी की धड़कनें रुक गई। क्या? दादाजी आए थे? हाँ, मम्मी ने उछलते हुए कहा। उन्होंने हमें वो पूरा वीडियो दिखाया और कहा कि अथर्व ने पहली बार किसी लड़की को इतने प्यार से दुनिया के सामने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने तो शादी की तारीख भी पक्की कर दी है। तारीख पक्की कर दी? मुझसे पूछे बिना? मिष्टी चीख पड़ी। तुझसे क्या पूछना? तूने ही तो पूरी दुनिया के सामने उसका कॉलर पकड़कर कहा था कि तू उसे फ्री में नहीं जाने देगी। दादी ने ताना मारते हुए कहा। बेटा, हमने तेरी सारी पैकिंग शुरू कर दी है। अगले महीने की 15 तारीख को तेरी शादी है।
और परसों तेरा रोका है। रोका? अगले महीने शादी? मिष्टी को लगा जैसे उसे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। वो ज़मीन पर धड़ाम से बैठ गई। मम्मी, पापा, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? वो इंसान एक माफिया बॉस की तरह है। उसका कोई दिल नहीं है। मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। आप लोग मुझे उस नरक में क्यों धकेल रहे हो? मिष्टी ने लगभग रोते हुए कहा। नरक? बेटा, जिस नरक में प्राइवेट जेट, 10 रोल्स रॉयल और अरबों की प्रॉपर्टी हो, वहाँ तो हर कोई जाना चाहेगा। मम्मी ने एकदम टिपिकल इंडियन मम्मी वाले अंदाज में कहा। और वैसे भी हमने उन्हें जबान दे दी है। अगर अब तूने कुछ भी ड्रामा किया तो वो सिंह परिवार है। वो हमें इस शहर में रहने नहीं देंगे। चुपचाप कल जाकर फेशियल करवा लेना। परसों लड़के वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। मिष्टी ज़मीन पर बैठी शून्य में घूर रही थी। उसकी खुद की फैमिली ने उसे शेर की मांद में वापस धकेल दिया था। कल रात जो उसने अथर्व का कॉलर पकड़ा था, वो अब खुद उसके गले की फांस बन चुका था। मम्मी, पापा और दादी वापस अपनी तैयारियों और रिश्तेदारों को फ़ोन करने में लग गए। हॉल में से उनके एक्साइटमेंट की आवाज़ें आ रही थी। अरे शर्मा जी, हाँ हाँ, मेरी मिष्टी की शादी पक्की हो गई है सिंह खानदान में। मिष्टी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में से जो फ्रस्ट्रेशन और बेबसी के आंसू आ रहे थे, वो अचानक से गुस्से की आग में बदल गए। उसने अपना फ़ोन निकाला, जिसे उसने पूरा दिन बंद रखा था, और उसे स्विच ऑन किया। फ़ोन ऑन होते ही सैकड़ों मैसेज और मिस्ड कॉल गिरने लगे, लेकिन मिष्टी ने उन सबको इग्नोर करके सीधा अथर्व सिंह का नंबर डायल किया, जो उसे कल उस कॉन्ट्रैक्ट फाइल में मिला था। 2 रिंग के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। कोई हेलो नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस दूसरी तरफ से एक भारी, ठंडी और सुकून भरी सांस लेने की आवाज़ आई। वो जानता था कि यह कॉल किसकी है। तुमने मेरे घर वालों को मैनिपुलेट किया है, मिष्टी ने दांत पीसते हुए एकदम डेंजरस आवाज़ में कहा। तुमने अपने दादाजी को भेजकर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करवाया है। मैंने कहा था ना लाउड स्पीकर। अथर्व की वो हस्की, डार्क और स्मिर्क भरी आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजी। सिंह परिवार में एंट्री है, एग्जिट नहीं। अपनी पैकिंग शुरू कर दो मंगेतर, मैं परसों आ रहा हूँ तुम्हें ऑफिशियली अपना बनाने। इससे पहले कि मिष्टी उसे कोई गाली देती, अथर्व ने फ़ोन काट दिया। मिष्टी ने फ़ोन को पास रखे कुशन पर ज़ोर से दे मारा और अपने बालों को नोचते हुए एक बहुत ही ज़ोरदार फ्रस्ट्रेटेड चीख मारी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अथर्व सिंह। शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम खुद घोड़ी से उतरकर भाग जाओगे। मिष्टी ने कसम खा ली थी कि वो इस शादी को किसी भी कीमत पर रोक कर रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अथर्व सिंह नाम का ये वॉकिंग फ्रीजर हर उस दरवाजे पर पहले से ताला लगा चुका था जहाँ से मिष्टी के भागने की गुंजाइश थी। दिन इतनी तेज़ी से भागे जैसे किसी ने टाइम मशीन को फास्ट फॉरवर्ड मोड पर डाल दिया हो। परसों सुबह ठीक 10 बजे सिंह परिवार मिष्टी के छोटे से घर में ऐसे दाखिल हुआ जैसे कोई रॉयल बारात आई हो। मिष्टी के मम्मी पापा तो खुशी के मारे ज़मीन पर पैर ही नहीं रख रहे थे। मिष्टी ने जानबूझकर एक बहुत ही सिंपल और बोरिंग सा पीला सूट पहना था, बिना किसी मेकअप के, ताकि अथर्व को वो एकदम बदसूरत लगे। लेकिन जब अथर्व घर में दाखिल हुआ तो मिष्टी की सांसें एक पल के लिए फिर अटक गई। उसने एक बेहद शानदार ब्लैक सिल्क का कुर्ता पहना था, जिसके स्लीव्स उसके कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे। उसकी कलाई पर वही महंगी घड़ी चमक रही थी और चेहरे पर वही डार्क डोमिनेटिंग वाइब थी। मिष्टी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने किचन में जाकर अथर्व के लिए जो कॉफ़ी बनाई, उसमें चीनी की जगह 3 चम्मच नमक और खूब सारा कड़वा कोको पाउडर डाल दिया। पी ले बेटा, तेरा सारा माफिया वाला ईगो इसी कॉफ़ी के साथ बाहर आ जाएगा। मिष्टी ने मन ही मन शैतानी स्माइल के साथ सोचा। उसने कॉफ़ी का कप अथर्व के सामने टेबल पर रखा।
अथर्व ने उसे अपनी गहरी नज़रों से देखा, कप उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। मिष्टी अपनी आंखें बड़ी करके उसके खांसने और मुंह बनाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अथर्व ने बिना एक भी पलक झपकाए, बिना चेहरे पर कोई भी सिकन लाए, वो कड़वी और नमकीन कॉफ़ी पूरी गटक ली। उसने कप वापस टेबल पर रखा, मिष्टी की तरफ अपनी वो कातिलाना स्mirk दी और उसके बिल्कुल करीब झुकते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारे हाथों का जहर भी मेरे लिए मीठा है लाउड स्पीकर। नेक्स्ट टाइम नमक थोड़ा कम डालना, मेरे ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है। मिष्टी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये इंसान है या कोई एलियन? इसे टेस्ट भी नहीं आता क्या? इससे पहले कि मिष्टी कुछ कह पाती, अथर्व ने अपनी जेब से एक डार्क वेलवेट का बॉक्स निकाला। उसमें एक इतनी बड़ी और चमचमाती डायमंड रिंग थी कि मिष्टी के मम्मी पापा की आंखें चुंधिया गई। अथर्व ने बहुत ही रफ तरीके से मिष्टी का बायां हाथ पकड़ा और बिना उससे पूछे वो करोड़ों की अंगूठी उसकी उंगली में खिसका दी। परफेक्ट फिट, अथर्व ने मिष्टी की आंखों में देखते हुए कहा। अब इस पर मेरा नाम लिखा है, इसे उतारने की सोचना भी मत। रोका के बाद तो जैसे घर में तूफान ही आ गया। शादी की तैयारियां इतनी तेजी से हुई कि मिष्टी को बगावत करने का टाइम ही नहीं मिला। अथर्व ने हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, मिष्टी के लहंगे से लेकर वेन्यू तक। मेहंदी वाले दिन मिष्टी के पूरे घर में रिश्तेदारों का शोर था। मिष्टी के हाथों में अथर्व के नाम की मेहंदी लग रही थी। उसका मूड इतना ख़राब था कि वो हर किसी को घूर रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। जनरेटर ऑन होने में अभी 2 मिनट थे। अंधेरे में मिष्टी को अपने बिल्कुल पीछे एक हैवी जानी पहचानी परफ्यूम की महक आई। इससे पहले कि वो चिल्लाती, एक बड़ा और गर्म हाथ उसके मुंह पर रख गया और किसी ने उसे खींचकर दीवार के कोने से लगा दिया। शोर मत मचाना लाउड स्पीकर, वो अथर्व की हस्की डार्क आवाज़ थी। तुम पागल हो गए हो? तुम लेडीज फंक्शन में क्या कर रहे हो? मिष्टी ने उसका हाथ झटकते हुए फुसफुसा कर कहा। अपनी प्रॉपर्टी चेक करने आया था। अथर्व ने अपने फ़ोन की हल्की सी फ्लैश लाइट ऑन की और मिष्टी के मेहंदी लगे हाथों को बहुत ही ध्यान से देखा। डिजाइन के बीचों बीच अथर्व लिखा था। अथर्व की आंखों में एक अजीब सा पजेशन अधिकार आ गया। उसने मिष्टी के कान के पास झुक कर कहा, ये रंग जितना गहरा होगा तुम उतनी ही ज़्यादा मेरी हो जाओगी। भागने की सारी प्लानिंग कैंसिल कर दो मिष्टी, कल तू मेरी पत्नी बनने वाली हो। इसी के साथ उसके होठ मिष्टी के गले को छू चुके थे, जिससे मिष्टी सिहर उठी थी। वही लाइट आते ही अथर्व वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे कोई भूत हो, और मिष्टी बस अपनी तेज धड़कनों को शांत करती रह गई। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार रिसोर्ट को एक राजमहल में बदल दिया गया था। हर तरफ सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पैर न मार सके। मिष्टी अपने ब्राइडल रूम में बैठी थी। उसने एक बेहद खूबसूरत ब्लड रेड कलर का सब्यासाची लहंगा पहना हुआ था, जिसके साथ हैवी कुंदन की ज्वेलरी थी। वो सच में एक अप्सरा लग रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यहाँ से भागूं कैसे। उसने अपनी भारी चुनरी को साइड में फेंका, अपनी हिल्स उतारी और खिड़की की तरफ भागने ही वाली थी कि कमरे का भारी दरवाज़ा लॉक होने की क्लिक आवाज़ आई। मिष्टी ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अथर्व। उसने एक डार्क मरून कलर की रॉयल शेरवानी पहनी थी, जिसके साथ उसने एक विंटेज तलवार लटका रखी थी। वो सचमुच किसी पुराने ज़माने का खुखार लेकिन बेहद हैंडसम राजा लग रहा था। कहाँ जाने का इरादा था मंगेतर? अथर्व अपनी बाहें सीने पर बांधे दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। तुम दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर जाओ यहाँ से, मिष्टी ने चिल्लाते हुए पास रखा एक कुशन उठाकर उसकी तरफ दे मारा। अथर्व ने उस कुशन को एक हाथ से कैच किया
और साइड में फेंक दिया। वो अपने भारी कदमों से मिष्टी की तरफ बढ़ने लगा। मिष्टी पीछे हटते हटते ड्रेसिंग टेबल से जा टकराई। मैंने कहा था ना, तू मेरी नज़रों से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अथर्व ने उसके बिल्कुल करीब आते हुए कहा, मुझे नहीं करनी ये शादी अथर्व। तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? तुम मुझसे प्यार व्यार नहीं करते। तुम्हें बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना है कि कोई लड़की तुम्हें ना कैसे कह सकती है। मिष्टी की आंखों में फ्रस्ट्रेशन के आंसू थे। अथर्व का चेहरा अचानक एकदम सीरियस हो गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां मिष्टी के पीछे ड्रेसिंग टेबल पर टिका दी। उसे पूरी तरह से अपने घेरे में कैद कर लिया। तुम सही कह रही हो। अथर्व की आवाज़ में वो ठंडापन नहीं, बल्कि एक अजीब सी इंटेंसिटी थी। मुझे नहीं पता यह प्यार व्यार क्या होता है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ जीतना सीखा है और कंट्रोल करना सीखा है। लेकिन जब से तुम उस बालकनी में मुझे लाउड स्पीकर की तरह चिल्लाकर गालियां दे रही थी ना, उस दिन से मेरा दिमाग सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। मिष्टी की सांसें अटक गई। वो अथर्व की उन गहरी आंखों में खोने लगी थी, जहां आज पहली बार सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि थोड़ी सी आग भी दिख रही थी। तुम शोर हो मिष्टी, और मैं सन्नाटा हूँ। अथर्व ने अपना हाथ उठाकर मिष्टी के गाल पर गिरे एक कर्ल को पीछे किया। लेकिन मुझे अब अपने सन्नाटे में तुम्हारा ये शोर चाहिए, हमेशा के लिए। तो अब ये भागने का ड्रामा बंद करो और चुपचाप नीचे आकर मेरे साथ फेरे लो, वरना मैं तुम्हें इसी कमरे में तुम्हारी मर्जी के बिना अपनी पत्नी बना लूँगा। मिष्टी को पता था कि ये सस्ता माफिया सिर्फ धमकियाँ नहीं देता, वो जो कहता है वो कर गुजरता है। पंडित जी के मंत्रों के बीच मिष्टी को मंडप में लाया गया। पूरा मीडिया, शहर के सारे वीआईपी लोग वहाँ मौजूद थे। अथर्व मंडप में बैठा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त और परफेक्ट लग रहा था। जब मिष्टी उसके बगल में बैठी तो अथर्व ने धीरे से अपना हाथ मिष्टी के ठंडे हाथ पर रख दिया और उसे कस कर पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। मिष्टी ने अपनी दांत पीसते हुए फेक स्माइल के साथ फुसफुसाया। कभी नहीं। अथर्व ने सीधे आग की लपटों को देखते हुए कहा। फेरे शुरू हुए। मिष्टी हर फेरे के साथ मन ही मन बड़बड़ा रही थी। पहला फेरा, मैं इसके रोज़ सुबह के खाने में नमक ज़्यादा डालूंगी। दूसरा फेरा, मैं इसके सारे ब्लैक सूट को पिंक कलर में डाई कर दूंगी। तीसरा फेरा, मैं इसके ऑफिस की सारी मीटिंग्स में ज़ोर ज़ोर से हनी सिंह के गाने बजाऊंगी। लेकिन जैसे ही आखिरी फेरा पूरा हुआ और अथर्व ने मिष्टी की मांग में सिंदूर भरा तो मिष्टी को अचानक एक बहुत ही भारी और अजीब सी फीलिंग आई। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व भी उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नज़रों में एक ऐसी टक्कर थी जो बता रही थी कि शादी तो हो गई है, लेकिन असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अथर्व ने मिष्टी की तरफ थोड़ा झुका और मीडिया के कैमरों के फ्लैश के बीच उसके कानों में बहुत ही डोमिनेटिंग और डेंजरस आवाज़ में फुसफुसाया, वेलकम टू हेल मिसेज मिष्टी अथर्व सिंह। नरक में तुम्हारा स्वागत है मिसेज मिष्टी अथर्व सिंह। मिष्टी ने भी अपनी ठूठी हवा में उठाई और उसी एटीट्यूड में वापस फुसफुसाई, इस नरक की आग मैं खुद हूँ मिस्टर वॉकिंग फ्रीजर। अब देखना कि तुम्हारी इस बोरिंग ज़िंदगी को मैं कैसे राख में बदलती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को चैलेंजिंग लुक दिया और कैमरों की तरफ मुड़कर अपनी सबसे परफेक्ट, झूठी लेकिन बेहद हॉट स्माइल दे दी। वॉकिंग फ्रीजर और लाउड स्पीकर का एक खतरनाक बंधन अब ऑफिशियली जुड़ चुका था और सिंह पैलेस की दीवारें अभी से इस तूफान का इंतजार कर रही थी। सिंह पैलेस का वो आलीशान मास्टर बेडरूम किसी 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट से भी बड़ा था। पूरा कमरा डार्क ग्रे, चारकोल और ब्लैक थीम पर डिजाइन किया गया था। हर चीज़ एकदम परफेक्ट अपनी जगह पर और डरावनी हद तक साफ सुथरी थी। यह कमरा
बिल्कुल अपने मालिक अथर्व सिंह की तरह था, ठंडा, शांत और कलरलेस। लेकिन इस कलरलेस दुनिया में अब एक चलता फिरता रेनबो आ चुका था। सुबह के ठीक 6 बजे थे। अथर्व का अलार्म बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। वो अपने किंग साइज डार्क ओक वुड बेड पर डार्क ग्रे सिल्क की चादरों के बीच अपनी स्लीप मोड में भी एकदम परफेक्ट और कड़क पोज में सो रहा था। तभी पूरे कमरे का सन्नाटा एक जोरदार और कान फाड़ देने वाले धमाके से टूट गया। 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। कमरे के कोनों में लगे हुए हाई टेक बोस के सराउंड साउंड स्पीकर्स पर फुल वॉल्यूम में हनी सिंह का गाना गूंज रहा था। आवाज़ इतनी तेज थी कि खिड़की के शीशे तक वाइब्रेट करने लगे थे। अथर्व की आंखें झटके से खुली। उसका पूरा शरीर अलर्ट मोड में आ गया, जैसे किसी ने कमरे में बम फेंक दिया हो। उसने झटके से उठकर देखा। बेड के सामने वाले बड़े से ब्लैक लेदर काउच पर मिष्टी बैठी थी। उसने अथर्व को ही एक ओवर साइज वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी स्लीव्स उसके फोल्ड कर रखी थी, और उसके हाथ में एक बड़ा सा मग था। लेकिन उस मग में अथर्व की वो स्ट्रॉन्ग कड़वी ब्लैक कॉफ़ी नहीं थी, बल्कि उसमें भर भर कर व्हिप्स क्रीम, चॉकलेट सिरप और पिंक कलर के स्प्रिंकल्स डाले हुए थे। मिष्टी बहुत मज़े से उस मीठे कचरे को स्ट्रॉ से पीते हुए गाने की बीट्स पर अपना सिर हिला रही थी। अथर्व का जबड़ा इतनी ज़ोर से भींचा कि उसकी नसें तन गई। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बहुत ही ठंडी और ख़तरनाक आवाज़ में कहा, बंद करो इसे अभी। गाने के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। मिष्टी ने जानबूझकर अपना कान उसकी तरफ करते हुए चिल्ला कर कहा, क्या आवाज़ नहीं आ रही? बीट ड्रॉप होने वाली है मिस्टर फ्रीजर, थोड़ा एंजॉय करो। अथर्व ने अपनी चादर फेंकी। वो अपने ब्लैक सिल्क के पजामे में भारी कदमों से चलकर सीधे दीवार के पास लगे स्मार्ट होम पैनल तक गया और एक बटन दबाकर पूरे कमरे का पावर कट कर दिया। गाना अचानक से बंद हो गया और कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। अथर्व पलटा और सीधे मिष्टी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस वक्त सचमुच खून उतरा हुआ था। यह मेरा कमरा है। अथर्व ने मिष्टी पर झुकते हुए अपनी भारी और हस्की आवाज़ में फुसफुसाया, और यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलते हैं। सुबह 6 बजे यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। मिष्टी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और अपने मग से क्रीम का एक बड़ा सा घूंट लिया। करेक्शन, यह कल तक तुम्हारा कमरा था। अब मैं तुम्हारी लीगली वेडेड वाइफ हूँ, जो कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती बनाया है। तो अब इस कमरे के आधे हिस्से पर मेरा रूल चलेगा, और मेरे हिस्से में सुबह 6 बजे फुल वॉल्यूम में पार्टी होती है। अगर तुमने इस सिस्टम को दोबारा छुआ। अथर्व ने अपने चेहरे को मिष्टी के एकदम करीब लाते हुए धमकी दी, तो मैं इस स्पीकर्स के साथ साथ तुम्हारा फ़ोन भी इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। मिष्टी ने एक बहुत ही मीठी और फेक स्माइल दी। ट्राई मी मिस्टर माफिया, अगर तुमने मेरा फ़ोन फेंका तो मैं तुम्हारे वो सारे बोरिंग ब्लैक और ग्रे सूट्स को पिंक कलर के ब्लीच में धो दूंगी। सोचो, सी इंटरप्राइजेज का CEO बेबी पिंक सूट पहनकर मीटिंग में कैसा लगेगा। अथर्व उसे कुछ सेकेंड तक घूरता रहा। उसे समझ आ गया था कि ये लड़की धमकियों से नहीं डरने वाली। उसने बिना कुछ और कहे सीधा बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। स्कोर मिष्टी, वॉकिंग फ्रीजर। मिष्टी ने खुशी से हवा में पंच मारते हुए कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि अथर्व सिंह कभी अपना स्कोर 0 रहने नहीं देता। आधे घंटे बाद जब अथर्व अपना शॉवर लेकर बाहर आया तो वो पूरी तरह से अपने बॉस मोड में था। उसने डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जो उसकी मस्कुलर बॉडी पर कयामत ढा रहा था। मिष्टी अपना तौलिया और कपड़े लेकर बाथरूम में घुसी। अब देखना, आज तो मैं पूरे घर का माहौल ऐसा कलरफुल करूँगी कि इस इंसान की आंखों से खून आ जाएगा। मिष्टी ने मन में प्लान बनाया। उसने जैसे ही शावर ऑन किया,
ऊपर से एकदम बर्फ जैसा ठंडा पानी गिरा। आह! ठंडे पानी की धार शरीर पर गिरते ही मिष्टी की चीख निकल गई। वह बुरी तरह ठिठुरते हुए बाहर आई। उसने गीजर चेक किया, गीजर का कनेक्शन ही कटा हुआ था। अथर्व सिंह! मिष्टी गुस्से से कांपते हुए बाथरूम का दरवाज़ा झटके से खोलकर बाहर निकली। ठंडे पानी के अचानक गिरने और जल्दबाजी के कारण उसे कपड़े पहनने का होश ही नहीं आ रहा था। उसने बस एक सफ़ेद, मुलायम और छोटा सा तौलिया अपने शरीर पर लपेट रखा था, जो उसके घुटनों से थोड़ा ही ऊपर था। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और उनमें से पानी की बूंदें टपकते हुए उसकी गोरी गर्दन और कलर बोन पे फिसलकर तौलिए के किनारों में समा रही थी। ठंडे पानी की वजह से उसकी त्वचा हल्की गुलाबी हो गई थी और वो गुस्से में तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी। उस बिखरे हुए, भीगे और कांपते हुए रूप में वो सचमुच किसी अप्सरा की तरह कयामत ढा रही थी। अथर्व शीशे के सामने खड़े होकर अपनी महंगी घड़ी पहन रहा था। उसके चेहरे पर वही सातिर और ख़तरनाक मुस्कान थी। तुमने मेरा गर्म पानी बंद कर दिया, मिष्टी चिल्लाई। अथर्व ने अपनी जीत का मजा लेते हुए बहुत ही आराम से पीछे मुड़कर देखा। करेक्शन मिसेज सिंह, लेकिन उसके शब्द अचानक उसके गले में ही अटक गए। अथर्व की गहरी समंदर जैसी आंखें मिष्टी के उस भीगे हुए रूप पर जाकर टिक गई। जो इंसान पिछले 10 मिनट से बदला लेने की खुशी मना रहा था, वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। मिष्टी के गीले बाल, उसकी गर्दन पर रेंगती पानी की वो बूंदें और उसका वो कांपता हुआ रूप देखकर अथर्व की आंखों का रंग अचानक गहरा हो गया। अथर्व ने अपनी घड़ी पहनने वाला हाथ वहीं रोक दिया। उसके चेहरे से वो घमंड वाली मुस्कान पल भर के लिए पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह एक अजीब सी तीव्र और खामोश आग ने ले ली। कमरे का तापमान जो अभी तक ठंडा था, अचानक से बहुत गर्म महसूस होने लगा। वो अपने भारी कदमों से धीरे धीरे मिष्टी की तरफ बढ़ने लगा। मिष्टी जो अभी तक गुस्से से उबल रही थी, अथर्व की उन बदलती हुई गहरी नज़रों को देखकर अचानक अंदर से नर्वस हो गई। अथर्व की वो नज़रें इतनी प्रभावशाली थी कि मिष्टी ने घबराहट में अपने तौलियों को अपने हाथों से छाती के पास थोड़ा और कस कर पकड़ लिया और एक कदम पीछे हट गई। अथर्व उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उन दोनों के बीच अब सिर्फ कुछ इंच का ही फासला था। अथर्व के महंगे परफ्यूम की महक और उसके शरीर की वो मर्दाना गर्माहट मिष्टी को उस ठिठुरन में भी पसीने ला रही थी। अथर्व ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियों ने मिष्टी के गीले बालों से टपकती एक पानी की बूंद को उसकी गर्दन से बहुत ही नज़ाकत से पोंछ दिया। उसका वो स्पर्श इतना गर्म था कि मिष्टी की धड़कनें बेकाबू हो गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिष्टी की नज़रें अपने आप झुक गई। तुम्हें मेरे इस बोरिंग और ठंडे कमरे में इतनी दिक्कत थी? अथर्व की आवाज़ अब पहले जैसी चुभने वाली और सख्त नहीं थी, बल्कि वो बहुत ही भारी, धीमी और मदहोश करने वाली फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। उसकी नज़रें मिष्टी की आंखों से लेकर उसके गुलाबी होठों तक जा रही थी। तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी ठंडक का एहसास करवा दूं। अथर्व थोड़ा और झुका। उसकी गर्म सांसें मिष्टी के गालों और कानों को छूने लगी। मिष्टी की सांसें अटक गई थी। वो चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं धकेल पा रही थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में देख कर लगता है, अथर्व ने मिष्टी की आंखों में सीधे झांकते हुए एक बेहद जानलेवा और खामोश मुस्कान के साथ कहा, कि इस कमरे को ठंडे पानी की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आग की ज़रूरत है। अथर्व की उस गहरी आवाज़ और उसकी आंखों में दिख रही उस रूमानी और अधिकार भरी चमक ने मिष्टी के पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ा दी। वो दोनों उस शांत कमरे में एक दूसरे के इतने करीब थे कि मिष्टी को अथर्व की सीने की तेज होती धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। दुश्मनी और नफ़रत के बीच पैदा हुआ यह पहला एहसास उन दोनों के लिए ही किसी अनजान तूफान से कम नहीं था। लेकिन अचानक से मिष्टी गुस्से से लाल हो गई।
तुम सच में बहुत चीप इंसान हो। रुक, मैं अभी अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। मिष्टी झटके से अपने वॉक इन क्लोसेट की तरफ गई। उसने दरवाज़ा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्लोसेट का वो हिस्सा जहाँ कल तक उसके सारे डिजाइनर, कलरफुल और ब्राइट कपड़े रखे थे, वो एकदम खाली था। उसकी जगह पर लाइन से एकदम बोरिंग डल ग्रे, नेवी ब्लू और ब्लैक कलर के फॉर्मल पैंट सूट और कॉलर वाली शर्ट टंगी थी। ये क्या है? मिष्टी ने चीखते हुए बाहर आकर पूछा। अथर्व अपने कोट का बटन लगाते हुए बहुत ही रिलैक्स अंदाज में बोला, तुम्हारे वो जो रेनबो और तोते वाले कलर के कपड़े थे, उन्हें देखकर मेरी आंखों में दर्द होता था, तो मैंने वो सारे कपड़े एक अनाथालय में डोनेट करवा दिए। सिख खानदान की बहू किसी जोकर की तरह पहन कर नहीं घूम सकती। ये तुम्हारा नया वार्डरोब है, एंजॉय। तुमने मेरे कपड़े फेंक दिए। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान का मर्डर कर दे या अपना सिर फोड़ ले। तुम एक नंबर के कंट्रोल फ्रीक साइकोपैथ इंसान हो। मुझे नहीं पहनने ये तुम्हारे डिप्रेशन वाले कपड़े, तुम्हारी मर्जी। अथर्व ने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते हुए कहा, तुम चाहो तो उस बाथरूम में भी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ सकती हो। मेरे दादाजी वेट कर रहे हैं। अथर्व अपनी वो जानलेवा विनर वाली स्माइल देकर कमरे से बाहर निकल गया। स्कोर मिष्टी वॉकिंग फ्रीजर गेम ऑन मिस्टर सिंह। मिष्टी ने दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। नीचे डाइनिंग रूम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम नहीं था। दादाजी प्रताप सिंह टेबल के हेड पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अथर्व अपनी जगह पर बैठा अपना टिपिकल बोरिंग डाइट ब्रेकफास्ट कर रहा था। उबले हुए अंडे का सफ़ेद हिस्सा, स्टीम्ड ब्रोकोली और एक गिलास प्रोटीन शेक। पूरे टेबल पर कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। एकदम फ्यूनरल जैसी शांति थी। तभी सीढ़ियों से किसी की पायल की छम छम और हिल्स की खटखट की आवाज़ आई। अथर्व ने अपनी नज़रें उठाई और उसका हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। मिष्टी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने अथर्व का दिया हुआ कोई भी बोरिंग सूट नहीं पहना था, बल्कि उसने अपनी दादी की दी हुई एक बहुत ही ब्राइट, एकदम आंखों में चुभने वाले शिफॉन की नियॉन पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके साथ उसने बड़े बड़े झुमके पहने थे और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई थी। वो सच में उस कलरलेस डार्क रूम में किसी चलते फिरते डिस्को बॉल की तरह लग रही थी। दादाजी ने न्यूज़पेपर नीचे किया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई, लेकिन अथर्व का चेहरा देखने लायक था। उसकी आंखों में गुस्सा और इरिटेशन साफ झलक रहा था। गुड मॉर्निंग दादाजी, मिष्टी ने फुल वॉल्यूम और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ चिल्ला कर कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, दादाजी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। मिष्टी अथर्व के ठीक सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। अथर्व ने उसे अपनी उन डेंजरस डार्क आंखों से ऐसे घूरा जैसे उसे भस्म कर देगा, लेकिन मिष्टी ने उसे एक बहुत ही बड़ी और फेक स्माइल दी। तभी मिष्टी ने पास खड़े चीफ शेफ को आवाज़ लगाई, रामू काका, मेरे लिए घास फूस मत लाना। मैंने जो आपको सुबह ऑर्डर दिया था वो ले आइए। शेफ ने एक बड़ी सी सिल्वर की ट्रे लाकर टेबल पर रखी। जैसे ही ट्रे का ढक्कन हटा, पूरे डाइनिंग रूम में लहसुन, तेज मसालों और तड़के की हैवी खुशबू फैल गई। अथर्व, जिसे तेज स्मेल और ऑयली खाने से सख्त नफरत थी, उसने अपनी नाक सिकुड़ ली। मिष्टी के सामने प्लेट में तेल से टपकते हुए 2 बड़े बड़े आलू के पराठे रखे थे, जिनके ऊपर घर के बने सफ़ेद मक्खन का एक पूरा पहाड़ था। साथ में आम का खट्टा तीखा अचार और एक बहुत बड़ा सा ग्लास फुल क्रीम लस्सी। क्या महक है, मिष्टी ने जानबूझकर गहरी सांस लेते हुए कहा। अथर्व ने अपना कांटा जोर से प्लेट पर रखा। क्या तुम इस ऑयली और अनहेल्दी कचरे को बाहर जाकर नहीं खा सकती? इस पूरे कमरे में तेल और मसालों की स्मेल भर गई है।
मिष्टी ने पराठे का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा, उसे अचार में डीप किया और बहुत ही लाउड तरीके से चबाते हुए बोली, क्यों, तुम्हारे उस डिप्रेशन वाले ब्रोकोली को कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है क्या? और वैसे भी मैं पंजाबी हूँ, मेरे दिन की शुरुआत बिना तड़के के नहीं होती। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपना ये मरीजों वाला खाना लेकर गार्डन में बैठ जाओ। मिष्टी ने जानबूझकर चबाते हुए थोड़ी सी आवाज़ की, जो अथर्व को पागल करने के लिए काफ़ी थी। दादाजी अपना चेहरा न्यूज़पेपर के पीछे छुपाकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। आज तक इस घर में किसी ने अथर्व के रूल्स तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी और ये लड़की उसके हर रूल्स की धज्जियां उड़ा रही थी। अथर्व बिना कुछ खाए अपनी जगह से उठा। उसने अपना नैपकिन टेबल पर फेंका और मिष्टी की तरफ झुकते हुए एक गहरी और शांत आवाज़ में बोला, अपना ये ओवर स्मार्ट एटीट्यूड और ये चमकीली साड़ी एंजॉय कर लो मिष्टी, क्योंकि घर के बाहर कदम रखते ही असली गेम शुरू होगा। अथर्व अपने भारी और डोमिनेटिंग ऑरा के साथ वहाँ से चला गया। मिष्टी ने उसे जाते हुए देखा और पराठे का एक और बाइट लेते हुए मन में सोचा, जाओ जाओ, मैं भी देखती हूँ तू मेरा क्या बिगाड़ लोगे। 1 घंटे बाद मिष्टी अपनी कार की चाबी घुमाते हुए सिंह पैलेस के बड़े से एंट्रेंस पर पहुंची। उसे आज अपने सेट पर जाना था, लेकिन जैसे ही वो पोर्च एरिया में आई, उसके कदम वहीं जम गए। उसकी छोटी सी रेड कलर की मिनी कूपर कार के आगे और पीछे 2 विशाल काले रंग की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज डी वैगन खड़ी थी और उन गाड़ियों के बाहर 6 फीट लंबे चौड़े और काले सूट पहने हुए 4 बाउंसर खड़े थे, जिनकी आंखों पर डार्क सनग्लासेस थे। वो किसी खतरनाक इटालियन माफिया की पर्सनल आर्मी लग रहे थे। तभी पीछे से अथर्व की आवाज़ आई, पसंद आई तुम्हारी नई राइड? मिष्टी ने पलट कर देखा। अथर्व अपनी कार में बैठने जा रहा था, लेकिन वो मिष्टी को ही देख रहा था। यह क्या बकवास है? मिष्टी ने बाउंसरों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम्हारी सिक्योरिटी डार्लिंग? अथर्व ने बहुत ही चालाकी भरी स्माइल के साथ कहा, आखिर तुम अथर्व सिंह की पत्नी हो, तुम्हारे ऊपर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए 4 बॉडीगार्ड्स अब से तुम्हारे साथ परछाई की तरह रहेंगे। तुम जहाँ जाओगी, तुम्हारे सेट पर, तुम्हारी मीटिंग में, यहाँ तक कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने जाओगी तो ये हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मिष्टी का दिमाग सुन्न हो गया। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो तुम मुझ पर पहरा बिठा रहे हो? मेरे सेट पर लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। तुम मेरी पर्सनल लाइफ को जेल बना रहे हो। यही तो मेरा गोल है। लाउड स्पीकर। अथर्व ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की, मैंने तुम्हारी आज़ादी छीन ली। अब तुम जहाँ भी जाओगी सबको पता होगा कि तुम मेरी हो। हैव अ ग्रेट डे एट वर्क। अथर्व अपनी कार में बैठा और उसकी गाड़ी वहाँ से निकल गई। मिष्टी वहाँ खड़ी उन 4 रोबोट जैसे बाउंसरों को घूरती रह गई। उसे समझ आ गया था कि अथर्व ने उसके उन नियॉन साड़ी वाले वार को ऐसा पलटवार किया था कि उसका पूरा दिन एक पब्लिक तमाशा बनने वाला था। ठीक है मिस्टर सिंह, मिष्टी ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम्हें मेरी आज़ादी छीनने का बहुत शौक़ है ना? अब देखना, आज रात को मैं तुम्हारे इस डार्क और शांत दुनिया में ऐसा भूचाल लाऊंगी कि तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम अपनी बीवी से लड़ रहे हो या किसी साइक्लोन से। जंग अब बस शुरू हुई थी और दोनों में से कोई भी हार मानने के मूड में नहीं था। मिष्टी का दिमाग अब पूरी तरह से ब्लास्ट होने की कगार पर था। सुबह से वो जहाँ भी जा रही थी, वो 4 काले रोबोट बॉडीगार्ड्स परछाई की तरह उसके पीछे लगे हुए थे। सेट पर तो क्लाइंट्स भी डरने लगे थे कि कहीं ये कोई अंडरवर्ल्ड्स की शूटिंग तो नहीं चल रही। मिष्टी से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। दोपहर के लंच ब्रेक में उसने रिया को वैनिटी वैन में बुलाया। रिया, अगर मैं आज इन 4 काले पहाड़ों से दूर नहीं गई तो मैं सच में किसी का मर्डर कर दूंगी। मुझे आज रात क्लब जाना है, पीना है और इन अथर्व सिंह नाम के वायरस को अपने दिमाग से निकालना है। रिया ने घबराते हुए कहा,
पागल है क्या? बाहर यमराज के 4 दूत खड़े हैं, तू निकलेगी कैसे? तू बस देखती जा। मिष्टी ने एक सातिर स्माइल दी। उसने सेट के एक जूनियर आर्टिस्ट को अपना वो भारी जैकेट पहनाया और उसे मेन गेट से बाहर भेजा। जैसे ही बाउंसर उस डमी के पीछे गए, मिष्टी और रिया वैनिटी वैन के पिछले छोटी सी खिड़की से कूदकर पीछे की दीवार फांदकर सीधे एक ऑटो में बैठ गई और वहां से फरार हो गई। शहर का सबसे हाई क्लास क्लब द नियॉन लाउंज फुल वॉल्यूम पर बज रहे थे। ईडीएम म्यूजिक और लेजर लाइट से जगमगा रहा था। मिष्टी बार काउंटर पर बैठी थी। उसने एक बेहद हॉट डार्क ब्लू कलर की सिमरी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसकी फिगर को एकदम परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रही थी। उसके सामने खाली टकीला के 4 ग्लास पड़े थे और वो 5वां शॉट गटकने जा रही थी। मिष्टी बस कर, तू पहले ही बहुत पी चुकी है। अगर तेरे उस माफिया पति को पता चल गया ना तो वो मुझे इसी बार काउंटर पर लटका देगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। भाड़ में जाए वो वॉकिंग फ्रीजर। मिष्टी ने अपनी थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में चिल्लाकर कहा, मैं अपनी लाइफ जीऊँगी। उस इंसान ने मेरी लाइफ को बिग बॉस का घर बना दिया है जहाँ वो हर जगह कैमरे लगा कर बैठा है। तभी उनके पास खड़े 3-4 अमीर और बिगड़े हुए लड़के जो काफ़ी देर से मिष्टी को घूर रहे थे उनके पास आ गए। उनमें से एक ने बहुत ही चीप स्माइल के साथ मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेबी? हस्बैंड से झगड़ा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, हम हैं ना तुम्हें कंपनी देने के लिए। शराब के नशे में मिष्टी का लाउड स्पीकर मोड वैसे ही हाई था। ऊपर से इस बदतमीजी ने तो सीधा माचिस का काम किया। मिष्टी ने धीरे से अपने ड्रिंक टेबल पर रखी। उसने मुड़कर उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मिष्टी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई भारी हील उतारकर सीधा उस लड़के के घुटने पर दे मारी। आह! लड़का दर्द से चीखता हुआ नीचे बैठ गया। बेबी किसको बोला बे? मिष्टी ने अपनी ड्रेस ठीक करते हुए फूल गुंडी मोड में कहा, तेरी शक्ल देखी है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने उबले हुए आलू पर चश्मा लगा दिया हो। और तू मुझे हाथ लगाएगा? लड़के के बाकी 2 दोस्तों को गुस्सा आ गया। तू जानती नहीं है हम कौन है? एक लड़का मिष्टी की तरफ झपटा। मिष्टी ने बिना डरे पास रखी पानी की एक बोतल उठाई और उसके सिर पर दे मारी। मुझे नहीं जानना तू कौन है। मैं खुद एक ऐसे इंसान से शादी करके बैठी हूँ जो यमराज का सगा भाई लगता है, तो तुम जैसे मच्छरों से क्या डरूंगी। पूरे क्लब में हड़कंप मच गया। डीजे का म्यूजिक बंद हो गया और लोग गोल घेरा बनाकर मिष्टी का ये WWE मैच देखने लगे। मिष्टी फुल फॉर्म में थी। वो गालियां भी दे रही थी और मार भी रही थी। रिया अपना सिर पीट रही थी। ठीक उसी वक्त क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर बने VIP ग्लास लाउंज में अथर्व अपने एक बहुत पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर देव के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था। अथर्व ने डार्क ब्लैक शर्ट पहनी थी और उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही रफ कोल्ड एक्सप्रेशन था। नीचे शोर मचने पर देव ने ग्लास की खिड़की से नीचे झांका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई अथर्व, देव ने हकलाते हुए अथर्व को बुलाया। वो जो नीचे लड़की 3 लड़कों को अकेले कूट रही है, वो तेरी नई नवेली बीबी नहीं है क्या? भाभी जी तो फुल एक्शन मोड में है। अथर्व का हाथ जहाँ था वहीं रुक गया। उसने अपनी ड्रिंक छोड़ी और तेजी से खिड़की के पास आया। जब उसकी नज़र नीचे गई तो उसका जबड़ा कस गया। मिष्टी, उसकी पत्नी, आधी रात को एक शॉर्ट ड्रेस में फुल नशे में लड़कों से लड़ रही थी। अथर्व के अंदर गुस्से का एक भयंकर ज्वालामुखी फटने वाला था कि तभी उसकी नज़र मिष्टी के एक्शन पर गई। मिष्टी डर कर रो नहीं रही थी, बल्कि वो एक लड़के का कॉलर पकड़कर उसे घसीट रही थी। अथर्व की आंखों में जो गुस्सा था वो अचानक से एक अजीब से प्राउड और डेंजरस स्मिर्क में बदल गया। शेरनी है मेरी, उसने मन में सोचा। उसे मिष्टी का यह बेखौफ अंदाज अंदर ही अंदर पागल कर रहा था। लेकिन तभी मिष्टी ने पास रखी एक भारी वोदका की खाली बोतल उठाई। वो नशे में धूत थी और बोतल सीधा उस लड़के के सिर पर
पूरी ताकत से मारने वाली थी। अथर्व का दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। अगर इसने ये मार दिया तो सीधा मर्डर अटेम्प्ट में अंदर जाएगी। अथर्व झटके से लाउंज से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा। इससे पहले कि मिष्टी वो बोतल लड़के के सिर पर फोड़ती, पीछे से एक बहुत ही बड़े, मजबूत और गर्म हाथ ने उसकी कलाई को हवा में ही जकड़ लिया। मिष्टी ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा, कौन है बे? लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। पीछे अथर्व खड़ा था। उसकी डार्क इंटेंस आंखों में इस वक्त साक्षात मौत नजर आ रही थी। पूरे क्लब में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे साक्षात यमराज उतर आया हो। अथर्व की औरा के सामने वो तीनों लड़के कांपने लगे। यह बोतल नीचे रखो लाउडस्पीकर। अथर्व ने बहुत ही भारी हस्की और कंट्रोल की हुई आवाज़ में कहा, तुम यहाँ भी आ गए मेरा मज़ा किरकिरा करने। मिष्टी ने नशे में लड़खड़ाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अथर्व ने बिना एक शब्द कहे वो बोतल उसके हाथ से ले ली और साइड में फेंक दी। फिर उसने बाकी लड़कों को एक ऐसा लुक दिया कि वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। चलो यहाँ से। अथर्व ने मिष्टी की कमर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, छोड़ो मुझे माफिया डॉन। मिष्टी ने चिल्लाकर उसे धक्का देने की कोशिश की। अथर्व का सब्र टूट गया। उसने एक झटके में मिष्टी को अपनी बाहों में उठा लिया। मिष्टी हवा में पैर मारने लगी। अरे नीचे उतारो मुझे गुंडे, किडनैपर। अथर्व ने रिया को एक ठंडी नज़र दी। तुम घर जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। रिया ने डर के मारे बस सिर हिला दिया। अथर्व ने मिष्टी को क्लब के बाहर खड़ी अपनी रोल्स रॉयल की पिछली सीट पर ज़बरदस्ती पटका और खुद उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने प्राइवेसी ग्लास ऊपर कर दिया ताकि ड्राइवर कुछ ना देख सके। गाड़ी घर लो, अथर्व ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। मिष्टी कार की सीट पर गुस्से से तड़प रही थी। तुम मुझे ऐसे कैसे उठा सकते हो? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? अथर्व ने गहरी सांस ली। वो उस पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी शराब का नशा मिष्टी पर एकदम से अलग तरीके से हावी होने लगा। गुस्से वाला फेज खत्म हो गया और अब वो एकदम से अजीब और खामोश हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी नशीली आंखों से अथर्व को घूरना शुरू कर दिया। अथर्व की डार्क शर्ट, उसकी शार्प जॉ लाइन और उसके चेहरे पर वो पसीने की हल्की सी चमक। अथर्व ने देखा कि मिष्टी उसे घूर रही है। क्या देख रही हो? चुपचाप बैठो, तुम्हारा हैंगओवर कल मैं बहुत अच्छे से उतारूंगा। मिष्टी अचानक उसकी तरफ खिसक कर आई। उसने अपने छोटे और नाजुक हाथ अथर्व के चौड़े सीने पर रख दिए। अथर्व का पूरा शरीर एक सेकंड के लिए जम गया। तुम ना। मिष्टी ने अपनी उंगली अथर्व के सीने पर घुमाते हुए बहुत ही धीमी, शराबी और नशीली आवाज़ में कहा, गुस्से में बहुत ज़्यादा हॉट लगते हो। अथर्व की आंखें फटी की फटी रह गई। मिष्टी, तुम नशे में हो, पीछे हटो। लेकिन मिष्टी कहाँ सुनने वाली थी। वो अथर्व के और करीब आ गई। उसके चेहरे से टकीला और चेरी लिप ग्लॉस की मिली जुली महक आ रही थी, जिसने कार के अंदर के माहौल को अचानक से बेहद गर्म कर दिया। पीछे क्यों हटूं? मिष्टी ने अपनी उंगलियों से अथर्व की जो लाइन को छुआ। तू मेरे पति हो ना, लीगल वाले, और वैसे भी आज मेरा ना बहुत मन कर रहा है। मन कर रहा है? किस चीज़ का? अथर्व ने हकलाते हुए पूछा। इस वॉकिंग फ्रीजर का पूरा सिस्टम इस वक्त क्रैश हो रहा था। मिष्टी ने एक बेहद शरारती और बेशर्म सी स्माइल दी। तुम्हारी इज्जत लूटने का। अथर्व को लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं। मिष्टी ने अथर्व की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। तुमने मेरी आज़ादी लूटी है ना, आज मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगी। चुपचाप अपने बोरिंग कपड़े उतारो और मेरे हवाले हो जाओ। अथर्व की हालत देखने लायक थी। वो इंसान जिसके एक इशारे पर शहर कांपता था, आज अपनी ही नशे में धूत बीवी के सामने एरर 440 वाला फील कर रहा था। मिष्टी, अगर तुमने अभी ड्रामा बंद नहीं किया तो मैं सच में, इससे पहले कि अथर्व अपना से
सेंटेंस पूरा कर पाता। मिष्टी ने दोनों हाथों से उसका कॉलर जोर से अपनी तरफ खींचा और बिना कोई वार्निंग दिए अपने होठ सीधे अथर्व के होठों पर क्रैश कर दिए। अथर्व की सांसें जैसे फेफड़ों में ही रुक गई। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। यह कोई हल्का या सॉफ्ट किस नहीं था। मिष्टी नशे में थी और पूरी तरह से जंगली हो चुकी थी। वो अथर्व के होठों को ऐसे चूम रही थी जैसे सारी भड़ास, सारी गुस्सा और सारी नफरत उसी में निकाल रही हो। कुछ सेकेंड तक अथर्व शौक में बिल्कुल फ्रीज रहा। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर उसके अंदर का वो सोया हुआ और डोमिनेटिंग मर्द जाग उठा। मिष्टी की उस चेरी टकीला वाली महक ने उसके सारे कंट्रोल्स तोड़ दिए। जो मिष्टी उसे ज़बरदस्ती किस कर रही थी, अचानक बाजी पलट गई। अथर्व ने अपना एक बड़ा और गर्म हाथ मिष्टी की कमर पर रखा और उसे झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। उसका दूसरा हाथ मिष्टी के बालों में उलझ गया और उसने मिष्टी के सिर को कस कर पकड़ लिया। अब अथर्व ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। वो मिष्टी को इतनी इंटेंसिटी, इतने पैशन और इतनी गहराई से चूमने लगा कि मिष्टी का नशा और भी ज़्यादा गहरा हो गया। वो किस जो एक मजाक और नशे में शुरू हुआ था, वो अब एक बेहद हॉट, डार्क और भूखे पैशन में बदल चुका था। अथर्व मिष्टी को ऐसे चूम रहा था जैसे वो सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। कार का एसी फूल पर होने के बावजूद अंदर का तापमान जैसे उबलने लगा था। मिष्टी की सांसें फूलने लगी। उसने बेकाबू होकर अथर्व के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। जब अथर्व फाइनली पीछे हटा तो दोनों की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। मिष्टी की आंखें आधी बंद थी। उसके होठ सूजकर लाल हो चुके थे और उसका पूरा चेहरा शर्म और नशे से लाल था। अथर्व ने मिष्टी के सूजे हुए होठों को अपने अंगूठे से बहुत ही प्यार लेकिन अधिकार के साथ सहलाया। उसकी वो डार्क समंदर जैसी आंखें अब पूरी तरह से आग उगल रही थी। तुमने सच में आग से खेलने की गलती कर दी है, लाउड स्पीकर। अथर्व ने मिष्टी के होठों पर बहुत ही कामुक और हंसकी आवाज़ में फुसफुसाया। अब जब कल सुबह तुम्हारा नशा उतरेगा तब मैं बताऊंगा कि असली इज्जत लूटना किसे कहते हैं। मिष्टी ने नशे में एक हल्की सी आह भरी और अपना सिर अथर्व के चौड़े सीने पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। अथर्व ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बाहर की चमकती हुई शहर की लाइट्स को देखने लगा। उसके होठों पर अब तक की सबसे खतरनाक और पजेसिव स्माइल थी। मिष्टी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कल सुबह जब वह उठेगी तो उसकी ज़िंदगी में कैसा भूचाल आने वाला है। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।